किसी को पता ही नहीं है कि सेक्स कब किया जाता है, और जिनको नहीं पता वो रेपिस्ट ही बनते हैं। जैसे बहुत लोग यूज करते हैं पेनिस को लुल्लू पुल्लू, नो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हमारे यहाँ सेक्स को सिर्फ इंटरकोर्स ही समझा जाता है। एग्जैक्टली, या फिर मजे लेने की चीज, वही। या फिर एंजॉयमेंट की चीज। पहले मुझे लगता है गंदगी ना पेरेंट्स के अंदर है, दिमाग में है गंदगी। सेक्सुअलिटी इज नॉट अबाउट मजे लेना। ओपन किताब होती है बच्चा, उसको भरना आप ही को पड़ेगा ना। लोग सब कुछ कर रहे हैं बट बस ऐसी एक्स नहीं बोलना। रेप केस खत्म करने तो हर घर में पंकज त्रिपाठी इस समय चाहिए। आप देखिए कितनी बार किसिंग सीन आता है पिक्चर में, तुरंत आंखें बंद करते, क्यों? आपने एक तरह से बच्चे की और क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। एग्जैक्टली, कि क्या छुपाया क्या था? छुपाया गया मुझसे और क्यों छुपाया गया? एक तो बच्चा मेरा बड़ा हो गया, दूसरा अभी 12 साल का है। तो मुझे किस तरह से शुरुआत करनी? जिन बॉडी काउंट करते हैं लोग, आजकल के जनरेशन बॉडी काउंट में यकीन रखती है। ये क्या सोच है, क्या मेंटेलिटी है? किसी बच्चे को पोर्न देखने की आदत लग गई है तो माँ बाप क्या करें? भले ही हम 21वीं सदी में आ गए हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा है जिसे हम सेक्स एजुकेशन कहते हैं। इस शब्द के बारे में पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करना तो दूर, इसका नाम तक नहीं लेते। लेकिन सवाल यह है कि जब बच्चे की एज बढ़ती है, उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल आते हैं, तो वो आखिर किससे बात करे? क्योंकि माँ बाप इस शब्द पर बात करने से बचते हैं, क्योंकि ये हमारे सोसाइटी में एक टैबू की तरह है। अब ऐसे में जब उसको जानकारी चाहिए होती है तो वो किसके पास जाएगा? सोशल मीडिया में जाएगा या कुछ दोस्तों से बातचीत करेगा, जहां से उसको हमेशा हाफ नॉलेज यानी अधूरा ज्ञान मिलता है, जो बहुत खतरनाक होता है। तो इन्हीं मुद्दों पर, सेक्स एजुकेशन और गुड पेरेंटिंग पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर स्वाति मित्तल। बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट वाला पर। आज हम बात करेंगे जो टॉपिक मैंने दोनों बताए आपसे। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है स्वाति जी आपसे, कि ये जो सेक्स एजुकेशन है, ये एक टैबू क्यों है? इस समाज में हम बात करने से क्यों डरते हैं? पेरेंट्स क्यों नहीं बात करते इसके बारे में बच्चों से? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, बट ये जो टॉपिक आपने उठाया है, ये आजकल इतना हर कोई सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना चाहता है। बट मुझे ये लगता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपने कितनी बार अपने घर में बच्चों से सेक्स एजुकेशन के बारे में बात की? मैंने सच बताऊं तो मैंने एक बार भी बात नहीं की, क्योंकि मेरी जो अपब्रिंगिंग है, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बात नहीं की। और मैं सोसाइटी देखता हूं तो वहां भी कोई बात नहीं करता है, तो मैं भी, मेरे अंदर भी वो हेजिटेशन, वो हिच, वो झिझक होती है बात करने में, इसलिए मैंने कभी सेक्स नहीं। एजुकेशन करने लोग इसलिए बात नहीं करते क्योंकि सेक्स का मतलब ओनली इंटरकोर्स समझते हैं। सेक्स की बात कर रहे हैं, शर्म आ रही है, सेक्स के बारे में कैसे बात करोगे, मत करो। बट आज सेक्स इज अ टैबू। आप उसे टैबू मानिए या से आप बात करने से हिच करिए, बट बच्चों के अंदर डिजीज, हमारे घर इंसिडेंट, चाहे रेप के इंसिडेंट इज इंक्रीजिंग। क्यों बात नहीं होती, क्यों सेक्स टैबू है? क्योंकि सेक्स के बारे में डिस्कस नहीं करना, बाकी किसी के बारे में डिस्कस किए। बच्चों को पता ही नहीं होता प्यूबर्टी क्या होती है, सेक्स क्या होता है, या एक शेमफुलनेस वर्ड बन गया है। जैसे प्रोस्टिट्यूट एक शेमफुलनेस वर्ड है, सेक्स एक शेमफुलनेस वर्ड है। बट मुझे लगता है आप कब तक इस शेमफुलनेस पे काम करेंगे? क्यों कैंडल लेके मोर्चा स्टार्ट कर देते हैं रेप के टाइम? जब रेप खत्म, रेप किसी कोई रेपिस्ट नहीं पकड़ा जाता या कोई रेप हो जाता है, तुरंत कैंडल लेके मोर्चा ले क्यों खड़े होते हैं? उसका रूट क्या है? रूट ये है किसी को पता ही नहीं है कि सेक्स कब किया जाता है, सेक्स एजुकेशन है क्या, बॉडी पार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। क्या सेक्स एजुकेशन या सेक्स इज ओनली मीन्स टू एंटरटेन और टू गेट प्लेजर? सिर्फ को सबको ये पता है, दैट इज व्हाई इट्स अ टैबू, एंड दैट टैबू इज इंक्रीजिंग। तो ये ऐसे में सवाल ये है कि सब ये जानते हैं, और सेक्स समाज का एक सच है। समाज का क्या, दुनिया का सच है। दुनिया का सच। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। करेक्ट। लेकिन जिस बच्चे को इसकी जरूरत है, जब उसको नहीं मिलता तो वो क्या करेगा? जिस बच्चे को उसकी जरूरत है और उसको नहीं मिलता, वो जानकारी तो आपने एक मूवी देखी होगी OMG 2 पंकज त्रिपाठी की। उसमें जब बच्चे को पता ही नहीं होता कि उस लिंग की या
पेनिस की क्या इम्पोर्टेंस है, या क्यों बच्चा पता ही नहीं है कि इरेक्शन किसको बोलते हैं, नॉर्मल इरेक्शन क्या होता है, तो बच्चा फंसता है। हर किड फंसता है, वो बुलिंग में फंसता है, वो अपने अपने आप से लड़ता है, डिप्रेशन में जाता है, एंजाइटी जैसी डिसऑर्डर्स पे जाता है, शेमफुलनेस पे जाता है, या ईगरनेस के कारण पॉर्न वीडियोस देखने लग जाता है। तो पॉर्न तो वैसे बहुत खतरनाक है बच्चों के लिए। बहुत खतरनाक है, बट मुझे लगता है कोई चीज़ खतरनाक है, नहीं है, उसकी सारी जानकारी बच्चों को एक राइट एज पे मिले ना, तो बच्चे खुद भी डिसाइड कर पाएंगे कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, इतनी इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं। सिंपल सी बात है ना, पहले पीरियड्स के बारे में बात नहीं होती थी, नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं। अब पीरियड्स बहुत नॉर्मल हो गया। कैसे? कहीं कहीं बचा है कि लोग आज ही पीरियड्स को लेके बहुत हैं, बट ठीक है, वो मात्रा कम है, वो परसेंटेज कम हो रही है। बट आजकल लोग पीरियड्स के बारे में, चाहे पैड मूवी देखी हो, हमने पैडमैन देखी हो, एवरीवन नोज, एवरीवन टॉक अबाउट पीरियड्स, अ पीरियड्स है। आजकल हस्बैंड भी समझते हैं, या नोन भी समझते हैं, कोई बात नहीं, पीरियड्स का पेन है। पहले कोई नहीं समझता था, नहीं, बिल्कुल नहीं समझते क्योंकि थे। इसका डिस्कशन हुआ, उसके बारे में बताया गया। पहले हवा होता था, मजाक बनाया जाता था, अगर हाँ। ब्लीडिंग दिख जाए या स्पॉटिंग दिख जाए, बट अब नहीं है। तो मेरा सवाल ये कि जब बच्चे को सेक्स एजुकेशन नहीं मिलती और वो गलत इन्फॉर्मेशन उसको ग्रैब करता है कहीं से, तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं? जो बच्चा ग्रो हो रहा है 10 साल का, 12 साल का, और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या हाफ इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे, उससे क्या नुकसान होता है? पहला नुकसान होता है जब हमें हमें आधी इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो फ्रेंड से हो, वो अनरिलायबल होते हैं, वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके कारण उसके मन में अजीब टाइप की बेचैनी होती है उसके बारे में जानने की। सेकंड, उसी के अंदर अपनी क्रिएटिव थिंकिंग ही नहीं बनती, क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं बनती। वो हमेशा फंसा रहता है कि ये है क्या, इसके बारे में जाने कैसे, मतलब उसको ये बस कहते ना, अननोन सोर्स से जो इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी उस पे काम करेगा। थर्डली, सेक्सुअल के बारे में जानना इट्स सो इम्पोर्टेंट टू, कि आप सेक्सुअल बिहेवियर को उतनी डिग्निटी से देखोगे, उतनी डिग्निटी से अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करोगे, अगर आपको सेक्सुअल के बारे में पता होगा। और जिनको नहीं पता, वो रेपिस्ट ही बनते हैं, या वो विक्टिम्स बन जाते हैं, या वो इन पॉर्न चीज़ों में फंस जाते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है किस एज में क्या चीज़ जाननी चाहिए। जैसे में अगर आपका सवाल अगर हो अगला या नहीं, मुझे लगता है जब बच्चा 3 साल का से 5 साल का हो, तो हमें करेक्ट वर्ड यूज़ करना चाहिए। जैसे बहुत लोग यूज़ करते हैं पेनिस को लुल्लू, पुल्लू। नो, यू यूज़ पेनिस, you use vagina, you use breast, you use chest. You have to tell them a correct word. 3 साल की एज से? 3 साल की एज में you have to use the correct word of their body parts. लेकिन to यहाँ tell तो them. यहाँ तो 13 साल की एज में एज में शायद भी यूज नहीं नहीं पता करते। होता. हाँ, नहीं होता। That's a thing. That's why the correct age to tell them a body part is between 3 to 5. ओके। Then at the age of 5, you have to tell them about safe touch. I don't believe in good touch and bad touch words. ये बातें बहुत होती हैं, गुड टच सिखाइए बच्चे को, बैड टच। एक चैनल पर मैं नाम नहीं लूँगा, एक शो आया था, उसके बाद ये बड़ा प्रचारित किया गया कि ये गुड टच बताइए बच्चे को, बैड टच बताइए बच्चे को, फिर कोई कुछ करता है तो चिल्लाइए, भागिए। तो ये क्या फ़र्क है, गुड टच बैड टच क्या होता है ये? अगर मैं ये बताऊं कि बच्चे को पेनिस ही नहीं पता, या बच्चे को वजाइना नहीं पता, क्या गुड टच बैड टच काम करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो आपको पहले ये सीखना होगा किस एज में क्या काम करना है। 3rd ईयर के 3 से 5 में आपको करेक्ट बॉडी पार्ट्स के नेम देने हैं। 5 साल में उसको सेफ टच या अनसेफ बिहेवियर, अनसेफ टच के बारे में बताना है। अनसेफ माने जब कोई आपको रैंडमली पर्सन या नोन पर्सन आपके उस प्राइवेट बॉडी पार्ट को टच कर रहा है जिसकी इजाज़त देने का हक सिर्फ आपको है, दैट इज कॉल्ड सेफ टच। अनसेफ टच मतलब कोई उसे टच कर रहा है विदाउट आपके नॉलेज के या विदाउट आपके कंसेंट के, दैट इज कॉल्ड अनसेफ टच एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। जब बच्चा 8 to 10 ईयर्स में होता है, यू हैव टू डिस्कस अबाउट प्यूबर्टी, you have to discuss about sexuality, you have to discuss about intercourse, you have to discuss about sex.
यू हैव टू टेल देम कि बच्चा कैसे निकलता है, बच्चा पैदा कैसे होता है। बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल होता है हम स्टार्ट कैसे करें कन्वर्सेशन। एग्जैक्टली मैं यही पूछने वाला था कि ये हम सुनते हैं कि बात करनी चाहिए, लेकिन शायद हमको राइट वे नहीं पता कि हमको क्या बात करनी चाहिए, कितनी बात करनी चाहिए उससे। इस चीज़ को लेकर के भी शायद बहुत लोग पीछे हट जाते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं। एक आपने एज समझा कि किस एज में क्या बात करनी चाहिए, ये कन्वर्सेशन आप नॉर्मली भी स्टार्ट कर सकते हो। जस्ट एग्जाम्पल, एक मदर अगर अपने बेटे और बे से बात करना चाहती है अबाउट सेक्सुअलिटी एंड ही टर्न्स टू 8, तो आई वुड से अपने बेटे से पूछो कि व्हाट्स अ डिफरेंस, आप क्या डिफरेंस देखते हो अपने पापा और अपने में। ठीक है। He can observe, he can say he is big, he has a big hair, he has this chest, आर्म बड़े हैं या कुछ भी, whatever, defined everything। अगर वो उसके टाइम के बाद पेनिस के बारे में बात नहीं करता, प्यूबर्टी के बारे में बात नहीं करता, या उसको ये नहीं पता होता कि आप कैसे आए हो, यू हैव टू टेल देम। मे बी पहले दिन में नहीं बनता, पहले दिन में आपको ये देखना है कि बच्चे का बेस कितना है। मान लो बच्चे को बॉडी पार्ट का नाम ही नहीं पता, तो यू कैन नॉट डिस्कस अबाउट सेक्सुअलिटी एट द एज ऑफ 10 व्हेन ही डजंट नो अबाउट द बॉडी पार्ट नेम। यू हैव टू टेल अबाउट सेक्सुअल, पहले आपको देखना होगा आपका बच्चे का बेस कितना है। और डोंट माइंड टू डिस्कस अबाउट इंटरकोर्स, कि जब हम इंटरकोर्स करते हैं तब बच्चा पैदा होता है। इंटरकोर्स का मतलब सिर्फ मजे लेना नहीं, साइंस प्रोसेस टू गिव द बर्थ टू न्यू वंस। तो मजे लेने की बात तो बात की हो गई ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हमारे यहाँ सेक्स को सिर्फ इंटरकोर्स ही समझा जाता है। एग्जैक्टली, या फिर मजे लेने की चीज, हाँ, वही। या फिर एंजॉयमेंट की चीज। बट मुझे लगता है अगर हम इसको एक साइंस की तरह डेवलप करें कि नहीं, इफ यू डू सेक्स, अगर हम सेक्स नहीं करेंगे तो बच्चा पैदा नहीं होगा, हम इंटरकोर्स नहीं करेंगे, दिस ऑल प्रोसेस, दिस ऑल साइंस, एंड एवरीवन हैज टू डू इट टू डेवलप, टू गिव अ बर्थ टू द न्यू वन। अगर आप इसे साइंस की तरह देखोगे तो क्यों नहीं होगा। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैं 11th क्लास में थी, एक बायो में हमारा रिप्रोडक्टिव चैप्टर था। मुझे आज भी पेज याद है, पता नहीं शायद बदल गया वो पेज, 169 पेज था। उसमें एक फिगर बनी थी मम्मी की और उसमें से बच्चा निकल रहा था, उसमें वजाइना दिख रहा था, और क्या टीजिंग होती थी क्लास में। और मैडम ने ये तक बोल दिया क्लास में, बेटा ये चैप्टर घर पे पढ़ के आना, नहीं पढ़ाया गया, और इसमें सिलेबस में कुछ नहीं आएगा, आप टेंशन मत लो, अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो। बताइए, जस्ट इमेजिन। तो कैसे हो सकता है। मुझे भी एक इंसिडेंट याद है, जब हम लोग, मैं स्कूल में था, 9th में आया, तो हमारे एक प्रिंसिपल सर थे, वो बहुत अच्छे, बहुत चीज़ों को समझने वाले थे। तो वो आए 9th क्लास में, उन्होंने यही सब बात की, किताब खोली, उन्होंने बोला कि मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। तो सब बच्चे बैठे, बोले अब आपकी एज 9th की हो गई है, आपको लड़कियाँ अच्छी लगेंगी, अट्रैक्शन होगा, आप उधर जाएंगे, आप डेविएट होंगे। मतलब ये बोल रहे थे और बच्चे सब हंस रहे थे मुंह नीचे करके, कोई उनकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा था। मतलब एक ऐसा जैसे एक एलियन वर्ल्ड में नहीं पहुंच जाता बच्चा, उस तरह से स्थिति हो गई थी। बच्चों की क्या गलती, बच्चों की स्टार्टिंग तो 3 years में ही हो जानी चाहिए थी नॉलेज। तो अब उनको नॉलेज ही नहीं पता, तो अगर कोई 9 स्टैंडर्ड में दिखेगा तो उनको फनी लगेगा ना। हाँ, क्योंकि घर में भी तो हाँ क्यों डिस्कस करा, हाँ किसी ने कैसे पूछा। जैसे कि मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ, एक बच्ची ने पूछा मदर से, मैं कैसे आई इस दुनिया में। मम्मी को बिल्कुल ऐसे हो गई स्टम्प, और लोग 2-3 लोग बैठे थे। उन्हें बोला नहीं, एक पंछी गया और आपको मुझे दे गया। हाँ, ऐसी कहानियां जस्ट इमेजिन द क्यूरियोसिटी इन द चाइल्ड ब्रेन। वो तुरंत गई, गूगल पे सर्च किया, नाउ शी केम टू नो एट द एज ऑफ 7। दैट इज नॉट अ करेक्ट एज टू नो अबाउट इट, बट हु क्रिएटेड द क्यूरियोसिटी? मदर। अगर मदर उस टाइम उसको डिस्कस करती या ये बोलती आई विल डिस्कस टुमारो, आई विल टेल यू एवरीथिंग टुमारो, देन द क्यूरियोसिटी विल नॉट गोना बिकम। बट क्या होता है, नहीं, हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। और शायद यही वजह है कि बच्चा गूगल पे जाता है, इंस्टाग्राम पर जाता है, कहीं और जाता है, जानकारियाँ क्यों पॉन्स देखता है, क्योंकि उसको अपने सवालों का जवाब तो चाहिए, और जवाब उसे वहां से मिल नहीं रहा, तो वो जहां जाएगा वहां से गलत सही जो भी मिलेगा उसको कैरी करेगा। पहले मुझे लगता है गंदगी ना पेरेंट्स के अंदर है, अच्छा, दिमाग में है गंदगी। सेक्सुअलिटी इज नॉट अबाउट मजे लेना, दैट्स अ सेकंड पार्ट। सेक्सुअलिटी इज अ एनर्जी, दैट्स अ एनर्जी टू गिव अ बर्थ टू न्यू वन। ये उनको समझना पड़ेगा। अगर हम हर चीज में एडवांस हो रहे हैं, हम फोन को छोड़ के, टेलीफोन को छोड़ के मोबाइल में आ रहे हैं, कपड़ों की ड्रेसिंग बदल रहे हैं, तो हमें अपनी
इन चीज़ों का भी स्टाइल बदलना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा दिस अ टाइम व्हेन यू हैव टू डिस्कस विद योर चाइल्ड रिगार्डिंग सेक्सुअलिटी। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोटिस की है जो मैं बताता हूँ। लड़कियों को तो कहीं ना कहीं जब उनकी एज होती है प्यूबर्टी की, तो माँ से फिर भी कुछ पता चल जाता है, थोड़ा बहुत जानकारियाँ मिल जाती है। लड़कों को तो मुझे लगता है कि कोई बात ही नहीं करता उनसे। Suffering to the in the male in this thing is very much. इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। Exactly, you're going very correct. मेल की सफरिंग इतनी ज़्यादा होती है, जैसे कि आपको नॉर्मल बताऊं, इरेक्शन की बात है, उनका इरेक्शन शुरू हो जाता है एट द एज ऑफ 7, एट द एज आप नहीं बताएंगे, दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। क्या बच्चा डरेगा नहीं? बिल्कुल। बच्चे को उसका मैं आपको एक नॉर्मल चीज बताती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं। तो मेरा बड़ा बेटा 6 साल का है, तो जब उसे यूरिन आता है, पेशाब होता है, तो उसको पेनिस में इरेक्शन आता है। बिल्कुल, दैट्स नेचुरल है, नॉर्मल, नॉर्मल है। नेचुरल। हाँ। ही मेकिंग द फन, आई स्टॉप्ड हिम, आई सेड नो, डोंट मेक द फन ऑफ दिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। शूशु कैसे बताएगा आपको कि मुझे शूशु आ रहा है? दैट्स अ नॉर्मल साइंस। एग्जैक्टली। Next day से he stopped making the fun of this. Very simple thing I did. Information. Information. मतलब You have to share. You have to tell them. वो एक ओपन किताब होती है बच्चा, उसको भरना आप ही को पड़ेगा ना। अगर कोई इन्फॉर्मेशन, मेल इसलिए फंसते हैं क्योंकि मेल का सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्यूबर्टी, जो उनको पता ही नहीं है। फीलिंग्स डेवलप होने लग जाती है, उनके ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, बट कौन बताएगा? ओनली फादर। और फादर तो हमारे यहाँ बात करते नहीं, बात करते नहीं है शर्म के मारे। तो बच्चा जब उस एज में होता है तो वो अलूफ हो जाता है, उनके अंदर इरिटेबिलिटी आ जाती है, वो लोगों से अवॉइड करना शुरू कर देता है, उसकी फाइटिंग अपने आप से शुरू हो जाती है। दीज आर दी सिम्टम्स व्हेन यू नो कि बच्चा कहीं ना कहीं फंस रहा है। हाँ, ये मेरा अगला सवाल था कि कोई बच्चा सही पेरेंटिंग हो रही है, उसको एजुकेशन मिल रही है, क्या वो कहीं गलत सोर्सेज से जानकारी तो नहीं ले रहा, क्या कर रहा है? ये इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कैसे पता पहला चले? सिम्टम ये होता है जब अगर उसको सेक्सुअलिटी की सही सोर्स या उसे सेक्सुअलिटी के बारे में नहीं पता और वो फंस रहा है, तो सबसे पहला होता है वो अलूफ हो जाता है, अलग रहेगा। अलग रहेगा। उसकी मोबाइल का टाइम या लैपटॉप का टाइम बहुत बढ़ जाता है। आपने देखा होगा वो पूरे टाइम सर्चिंग में चला जाता है। नए नए लोगों से मिलना या लोगों के सामने आने से वो डरता है, इरिटेबिलिटी आ जाती है, ज़िद्दी हो जाता है। उस टाइम उसके दिमाग में अपने ही बहुत क्वेश्चन होते हैं, वो फंस रहा होता है इस फीलिंग से, फंस रहा होता है इस चेंजेस से, जिसमें उसे पता ही नहीं होता। और इसी टाइम जो हमारे सो कॉल्ड सोशल मीडिया है या सो कॉल्ड हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, जो अनरिलायबल और इनकम्प्लीट सोर्स देते हैं, जब वो उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तुरंत ग्रैब कर लेता है। मैंने तो सोशल मीडिया की आप बात कर रही हैं स्वाति जी, इतना मतलब कोई उस पर सेंसर नहीं है। आजकल ऐसे ऐसे पेज आ गए हैं कुछ कुछ साइट्स पे, जो क्या करना चाहिए, क्या पोज होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये चीज़ें भी लोग शेयर कर रहे हैं अपने व्यूज़ और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। तो ये सब चीज़ें तो बच्चों को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती होंगी, जो देखता होगा। मैं आपसे पूछती हूँ, आपके भी बच्चे होंगे, बिल्कुल। अगर पेरेंटिंग स्ट्रांग रही या उनको प्रॉपर तरीके से नॉलेज रही, तो इस पेज की वर्थ या ये पेज वर्थ हो या ना हो, हार्डली मैटर्स। बिल्कुल सही है। अगर मुझे ही पता हो कि सेक्स इज अ साइंस, मेरे अंदर ये चेंजेस आने वाले हैं शरीर में, मुझे ये चेंजेस नॉर्मल हैं, तो मैं क्यों सर्च करूँगी और मैं क्यों सर्च करूँगा? अगर मुझे, इट्स नॉट अबाउट कि उस लड़के ने इन्फॉर्मेशन दी इसलिए वो करा, नहीं, बच्चे के अंदर खुद के अंदर भी ईगरनेस होती है वो जानने के लिए, क्योंकि चेंजेस तो वो भी सफ़र कर रहे होते हैं ना। जैसे मैं आपको बहुत नॉर्मल बात बताऊं, अगर फीमेल में पीरियड्स होते हैं तो मेल में पानी निकलता है, सफ़ेद वाटर बोलते हैं। मैं इतना हिंदी में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जनता को पता होना चाहिए। सफ़ेद पानी निकलता है, दैट्स नॉर्मल। और बहुत लोग ये समझते हैं सेक्सुअलिटी खत्म हो रही है, हमारे पास दवाई लेने आते हैं, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट हम उनको समझाते हैं दैट्स नॉर्मल। जैसे फीमेल में पीरियड्स होता है, ऐसी मेल में ये चीज होती है, दैट्स वेरी नॉर्मल। बट पीपल हैज टू अंडरस्टैंड दिस, बट दे ऑल ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ डिस्कशन, और आई वुड से वो शर्म से या वो ब्लैंकेट ऑफ शर्म से अब लोगों को निकलना होगा। मैं तो, आप ये बता रही हैं कि जो
इन कंप्लीट नॉलेज है इस चीज़ की, वो कितना इम्पैक्ट करती है सिर्फ बच्चे पे नहीं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे जानने वालों में था लड़का, उसकी शादी हुई और ही वॉज वर्जिन। जब वो शादी के बाद उसकी इंटरकोर्स नहीं हो पाया, किन्हीं वजहों से, जो भी वजह रही, वो बंदा सुसाइड तक करने को तैयार था कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरी लाइफ हेल है। ऐसी तक स्थिति देखी है। जब उसको काउंसलिंग करवाई गई, डॉक्टर से मिलवाया गया, नाउ इज ओके। ये चीज़ अगर उसकी पहले हो जाती तो ये फंसता ही नहीं। हाँ। उसको पता ही नहीं था। OMG 2 में क्या दिखाया, ये तो दिखाया। कामा सूत्र बुक कहने को बहुत आध्यात्मिक है या बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बट कौन कामा सूत्र डिस्कस करता है? कोई नहीं करता। कामा सूत्र वर्ड लेने से लोग डरते फिर हैं। वही क्यों? चीज है, वो कामा सूत्र का मतलब टैबू एक शब्द है जिसमें सिर्फ सेक्स और सिर्फ इंटरकोर्स की बात होगी। तो लोगों आप को ये मानना है। आप शिव जी पे जल चढ़ाते हैं। मैं किसी भगवान की अनादर नहीं कर रही। किस पे जल चढ़ाते हैं? वो क्या है? लिंग, शिवलिंग लिंग बोला है। था। Then, पूजा तो हर उस चीज की है। योनि आप बोले या हिंदी का अस्पष्ट वर्ड बोले, बट मुझे लगता है दिस ऑल साइंस। लोग सब कुछ कर रहे हैं बट बस SEX नहीं बोलना। क्यों? कामा सूत्र की बुक पे बात हुई, OMG 2 पे इतनी बात हुई, कितने उसके जब उसमें दिखाया गया कि बच्चे कैसे फंसते हैं, वो कहाँ कहाँ गया, फालतू की दवाइयाँ खाई, उसका असेसमेंट हुआ, क्या एंड हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस बच्चे का मेंटल ट्रॉमा। मेंटल ट्रॉमा हो गया, वो PTSD से गुजरा, दैट्स कॉल्ड पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसको निकलने में कितना टाइम लग गया, बट मुझे लगता है हर घर में पंकज त्रिपाठी नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा समझदार पेरेंट। एग्जैक्टली, हर किसी को पंकज त्रिपाठी बनना पड़ेगा। अगर आपको रेप केस खत्म करने हैं तो हर घर में पंकज त्रिपाठी इस समय चाहिए। OMG 2 वाला पंकज त्रिपाठी चाहिए। मैं तो, मेरे भी बच्चे हैं दो, एक तो बच्चा मेरा बड़ा हो गया, दूसरा अभी 12 साल का है। तो मुझे किस तरह से शुरुआत करनी, जिनके बच्चे 12 साल के हैं, 11 साल के हैं, 10 साल के हैं, अगर मैं आज शुरू करना चाहूँ आपसे बात करने के बाद, मेरी भी आंखें खुली, शायद समझ में आया कुछ, तो मुझे कैसे स्टार्ट करना चाहिए? आई वुड से कैन नॉट बी अ 1 डे प्रोसेस। पहली बात तो आप ये समझिए, ये कोई 1 डे में आप किसी को नॉलेज देना या लेना नहीं ले सकते। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पहला आपको बच्चे से बात करके ये समझना होगा कि उसकी डेप्थ क्या है नॉलेज की, वो आपसे कितना कंफर्टेबल है बात करने में। मे बी वो 5 दिन लगाए, 10 दिन लगाए, फिर उसके बारे में उससे बात करिए। आप क्या जानते हो? आपसे अगर मैं पूछूं कि नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, क्या तुझे पता है प्यूबर्टी क्या होती है? तुझे पता है कि पेनिस की वैल्यू क्या होती है, या प्राइवेट पार्ट का यूसेज क्या होता है? बट दिस ऑल कम्स व्हेन यू शुड हैव अ कंफर्टेबल बिहेवियर। यू कैन नॉट गो कि आज आप गए और सब कुछ पूछ लिया, सब कुछ बता दिया, ये नहीं हो सकता। मे बी इट टेक्स 30 days, मे बी इट टेक्स 15 डे, बट आपको अपने बच्चे की डेप्थ बताना है। फिर उसको प्यूबर्टी के बारे में पूछना है, उसको प्राइवेट पार्ट्स के बारे में पूछना है, उससे पूछना है आपके दोस्त के यहाँ कैसे डिस्कस होता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। यू हैव टू डिस्कस एवरीथिंग। वो जहाँ जहाँ फंस रहा है तो आप पहले शर्म मत कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने दिमाग से शर्म निकालिए कि हाँ, इंटरकोर्स से ही बच्चा होता है बेटा, इट्स अ साइंस। इसकी इंटरकोर्स की ये एज होती है, इस टाइम किया जाता है। फीलिंग्स आती हैं बट इट्स ओके, फीलिंग्स आना नॉर्मल है, बट यू हैव टू से इट व्हेन यू हैव अ कंफर्टेबल रिलेशनशिप विथ योर चाइल्ड, एंड यू हैव टू डिवाइड, लाइक हर चीज़ बतानी है, अनकंफर्टेबल नहीं होना। चाहे प्यूबर्टी डिस्कस करनी हो, सेक्स डिस्कस करना हो, बच्चे का आना डिस्कस करना हो, पॉर्न मूवीज़ की इंपॉर्टेंस डिस्कस करनी हो, प्रोस्टिट्यूशन का डिस्कस करना हो, बट दैट ऑल टेक्स 1 by 1। पहले बात करके उसकी नॉलेज जानने कितना है। मैं आज कंफर्टेबल ना हो, 10 दिन कंफर्टेबल ना हो, इट्स ओके, बट टॉक एवरी डे, नॉट ओनली अबाउट सेक्स, अबाउट फ्रेंड्स, अबाउट गर्लफ्रेंड्स। 12 साल का बच्चा है, गर्लफ्रेंड होगी, लाइकिंग होगी। आजकल तो 6 साल 7 साल में बन जाता है, तो 12 साल में तो होगा। उसको पता ही होगा प्यूबर्टी क्या होती है, उसको पता होगा वो सेक्स, पेनिस का क्या रोल है, सब डिस्कस करिए, बट नॉट ऑन 1 डे। आज अगर आदमी प्यूबर्टी टॉपिक लिया तो प्यूबर्टी की बात करिए। सेकेंड, अगर आपने कोई इंटरकोर्स के बारे में, इंटरकोर्स की बात करिए। बेबी कैसे आता है उसके बारे में बात करिए। पॉर्न मूवीज़ के देखने और ना देखने पे क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या मैरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, सब बात करिए। बट तब कॉन्फिडेंस कम्स व्हेन यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ योर चाइल्ड। मैं दूसरा ही चाहता हूँ, बहुत से बच्चे गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। क्या सेक्स एजुकेशन ना होने से मतलब अनसेफ सेक्स भी कर लेते हैं बच्चे, वो भी बहुत नुकसानदायक है उनकी हेल्थ के लिए, ये भी क्या इसी की वजह से? जब हमें नॉलेज नहीं होती ना,
तो हमारी थिंकिंग भी अच्छी नहीं होती। हम अनसेफ सेक्स करते हैं, हम डिजीज़ में फंस जाते हैं, हाँ। जैसे HIV हो गया, एग्जैक्टली। आपका एड्स, आप जितना भी डरते हैं, आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं हम इसको, HPV वगैरह भी है। HPV हो गया, वो तब फंसते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है इसे कैसे करते हैं, कब करते हैं, कैसे करना चाहिए, what is the drawback of multiple partners, what is the drawback of not using the condoms or protection. But this all comes when you don't have a knowledge, when I have incomplete knowledge, when we when we flow with our feelings, then we all got stuck, and that end up with so many things. हमें कभी कभी वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं होती इन लोगों में, नहीं होती। ये लोग वुमेन को एज Object. ऑब्जेक्ट लेते हैं। बिल्कुल। पहले वुमेन को एज अ ऑब्जेक्ट लिया जाता है बिकॉज इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ योर सेक्स डिजीज, योर सेक्स एजुकेशन। फिर सेकेंड, आपको आपको STD हो जाते हैं क्योंकि वो पता ही नहीं है प्रोटेक्शन क्या होती है, अनप्रोटेक्शन सेक्स क्या होता है। थर्ड, इनकी थिंकिंग में किसी की रिस्पेक्ट नहीं होती, इनकी क्रिटिकल थिंकिंग हैम्पर कर जाती है। ये लोग किसी भी चीज़ को रिस्पेक्टफुली देखते ही नहीं हैं, ये हर वुमेन को एज अ ऑब्जेक्ट या उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। और पता है चौथा, दे आर नॉट सो मच गोल ओरिएंटेड, वो अपने गोल से बाहर चले जाते हैं बिकॉज उनकी ज़िंदगी सिर्फ इसी में ही रह जाती है, डेविएट हो जाता डेविएट हो जाती है। आपने कलकत्ता का रेप केस जब सुना था, जिस डॉक्टर का रेप हुआ था, तो उसकी रेपिस्ट की साइकिक देखी गई थी, तो उसने ऐसे बहुत सारे हादसे किए थे। है। क्यों किए थे? इसलिए तो किए थे क्योंकि उसको सेक्स एजुकेशन नहीं था, उसके घर में पता ही नहीं था बीमार हो रहा है। आजकल मेरे पास परसों एक केस आया जिसमें उसकी फीलिंग मदर के लिए ही आ गई, अच्छा, बेटे की फीलिंग मदर के लिए। क्यों? क्योंकि उसको बताया सिखाया पता ही नहीं है। अब उसके अंदर फीलिंग्स आ रही है अपोजिट सेक्स को देख के, तो उसे पता ही नहीं है सेक्स एजुकेशन क्या था, तो मदर को गंदे तरीके से टच करना शुरू कर दिया उसने। अच्छा, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ प्रॉब्लम धर्मेंद्र जी। जब हम सेक्स एजुकेशन नहीं देते तो ऐसे केसेस आते हैं। बिल्कुल। पेरेंट्स को अब जानना होगा या जागृत करना होगा अपने आप को, या अपनी पेरेंटिंग या अपनी नॉलेज को थोड़ा ब्रश अप करना होगा एंड गिव प्रॉपर सेक्स एजुकेशन टू योर चाइल्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई आजकल एक और चलन है, ये तो सेक्स एजुकेशन जुड़ा हुआ है, बॉडी काउंट करते हैं लोग। आजकल की जनरेशन बॉडी काउंट में यकीन रखती है। ये क्या सोच है, क्या मेंटेलिटी है? एक ज़माना होता था जब लोग एक पार्टनर रखते थे, चलो कुछ हुआ। आजकल बॉडी काउंट का एक फैशन है। बॉडी काउंट का इसलिए है बॉडी काउंट का मैं आपको बता दूं कि बॉडी काउंट का मतलब होता है कि कितने ज़्यादा लोगों के साथ आपने रिश्ते बनाए, कितने ज़्यादा लोगों के साथ आपने संबंध बनाए, उसको बॉडी काउंट कहते हैं। दर्शकों को बताना था इसलिए। बॉडी काउंट इसलिए हो गया है क्योंकि बस प्लेजर लेना है। उस रेपिस्ट ने भी तो यही किया था, सुबह किसी और के साथ, शाम को डॉक्टर था। क्यों था बॉडी काउंट? सिर्फ प्लेजर। उसको सिर्फ एक ही मीन आता है, प्लेजर लेना इस एक्ट से, ख़त्म। और बॉडी काउंट एक, मैं आपको नॉर्मल तरीका बताऊं, आजकल एक एक वो भी है, आई हैव डन सेक्स विद 5 पीपल। एग्जैक्टली, स्टेटस सिंबल हो गया है। स्टेटस सिंबल में चला गया। तो ये तो बहुत गलत तरफ जा रही हैं चीजें ना। ये गलत तरफ इसलिए भी जा रही है धर्मेंद्र जी क्योंकि बच्चों को ना घर में अपना एक हीरो नहीं है, बच्चों के पास अपना कोई सेंसिबल, अगर बच्चा फंस रहा है, बच्चे ऐसे हरकतें कर रहे हैं, टीनेज आजकल ऐसी बहुत हरकतें करते हैं। आई अंडरस्टैंड, अर्ली 16-17 के लोग के सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं बॉडी काउंट्स के। अच्छा, सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं 16 to 21 एजेस, जिसमें सबसे ज़्यादा मेल करते हैं, फीमेल्स नहीं करती। मेल का काउंट आता है ज़्यादा और उन्हीं में होता है बिकॉज जस्ट आई एम बेस्ट, सी माई काउंट्स। ये तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव थॉट है। आप डिस्ट्रक्टिव थॉट बोलिए या एक फेक वर्ल्ड में जाने को बोलिए जहाँ पे वहाँ पे उनको रियलिटी का टच नहीं है। और इससे कुछ नहीं होता, इससे आपको सेटिस्फैक्शन लेवल कभी भी नहीं आता, और आप मोर गोइंग इनटू दिस एंड देन दे विल एंड अप टू द प्रोस्टिट्यूशन। आज लड़कियां मिल गई, फिर लड़कियां नहीं मिलती, फिर प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैंने जो पढ़ी और देखी, जो सुनी अभी, बेयर सेक्स करना विदाउट प्रोटेक्शन, ये भी एक ट्रेंड हो गया है यंग जनरेशन के अंदर। ये यंग जनरेशन का ट्रेंड बोलूं या फिर उन्होंने यही नॉलेज ली है,
अच्छा, यहाँ भी वही नॉलेज। यही नॉलेज लिए कि बेयर सेक्स आर मच बेटर देन द कॉन्डम सेक्स और प्रोटेक्टेड सेक्स. दैट इज वाई दे आर एंड अप इनटू एसटीडीज. आजकल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्यों बढ़ रही हैं? दैट्स अ रीजन. यंगस्टर्स को पता नहीं है, जब वो फंसते हैं तब आते हैं हमारे पास. आप बोलिए HCV फंस रहा है या हेपेटाइटिस फंस रहा है या आपका बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन फैल, जस्ट बिकॉज द डिफरेंट टाइप ऑफ. अब तो आप पॉर्न मूवीज देख रहे हैं आजकल. पॉर्न की पहले लोग वंस इन अ वीडियो देखते हैं, आजकल तो दे डिस्कस अबाउट कि मैंने आज इतनी निपटाई, मैंने आज इतनी देखी, तूने कितनी देखी, तूने कितनी बार किया. दैट्स अ थिंग. एक और मिथ जो पॉर्न से जुड़ा हुआ है. पॉर्न तो शूट होता है, लोगों को बेड पर टाइमिंग को लेकर के बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं कई बार. जिनकी एज आपने बताई 17, 18, 20, वो पॉर्न देखते हैं, फिर अपने आप को कंपेयर करते हैं, फिर वो कहीं डिप्रेस हो जाते हैं जा करके. ऐसा भी होता है? यही मूवी में दिखाया है, यही OMG 2 में दिखाया है कि टाइमिंग, कि इरेक्शन टाइम नहीं है टाइम. बट मुझे लगता है इरेक्शन टाइम किसी को क्या पता है. इरेक्शन टाइम इंक्रीज बाय योर एज. इरेक्शन टाइम का कोई, किसी का टाइम 10 सेकेंड हो सकता है, किसी का 12 सेकेंड हो सकता है, किसी का 14 सेकेंड. दैट्स नॉर्मल, दैट्स वेरी नॉर्मल. बट दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि किसको कितनी बार कब बार नॉलेज इस बात की मिली है इरेक्शन टाइम की. बस जो हमने देख लिया कि हम पॉर्न मूवी में उस इंसान की एज नहीं देख रहे हैं, नहीं देखते, उस इंसान को नहीं देख रहे, बस देख रहे हैं इसने इतनी बार किया, मेरा भी होना चाहिए. दैट्स इट. बट दैट इज नॉट करेक्ट. तो रियलिटी नहीं है ना. रियलिटी नहीं वो है, तो शूट है एक. दैट्स अ शूट. हाँ. एंड पीपल इसमें फंसते हैं और वो फिर अपने आप को कंपेयर गेम में चले जाते हैं. एग्जैक्टली वही मेरा सवाल था कि अच्छा उसका सेक्स 1 घंटे तक ये मूवी चली, तो लोग उससे बच्चे बहुत डिप्रेस हो जाते हैं. कंपैरिजन होता है, बुलिंग में जाते हैं, एक दूसरे को टीज करते हैं, डिस्कशन बनाते हैं, मजाक बनाते हैं, उसको सुसाइडल थॉट तक पहुंचा देते हैं. लोगों को सुसाइडल थॉट आता है कि अब तो मैं नामर्द हूँ, अब मैं मरना चाहता हूँ. हाँ, यही शब्द नामर्द. मैं आई एम यूजिंग इन योर चैनल ऑल दोज वर्ड जिसके हमें पेशेंट आते हैं कि मैडम मैं नामर्द हूँ. अच्छा, ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? बहुत केसेस. कोई केस हो, आप नाम ना लें, बताएं. जैसे एक 13 साल का बच्चा आया था, वेरी क्यूट चाइल्ड, और उसको सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता था. ही इज अ टॉपर ऑफ द क्लास. और उसकी गर्लफ्रेंड बनी और सबने उसको छेड़ना शुरू किया कि अरे कुछ किया क्या, कुछ किया क्या. एंड ही डजंट नो अबाउट इट. उसको मॉर्निंग इरेक्शन नॉर्मल जो होता है वो होता था, बट अरे कुछ करना होगा तभी तो पता चलेगा. एंड देन ही ट्राइड इट एट द एज ऑफ 14. उस टाइम उसको शायद एंजाइटी की वजह से, किसी की वजह से उससे नहीं हुआ. देन द गर्ल थ्रो हिम आउट. रियली? हाँ, कि यू आर यूजलेस, यू डोंट नो एनीथिंग. एंड यू नो व्हाट, ही बिकेम एडिक्टेड टू ड्रग्स. इतना इम्पैक्ट किया, इतना उससे, hit इम्पैक्ट किया उसकी सेक्सुअलिटी पे इतना इम्पैक्ट किया कि उसने उसको मनाया, समझाया, वो नहीं समझी. स्लोली ही बिकम लो मूड. स्लोली बिकम्स, वो जो क्लास का टॉपर, वो स्टार्टेड बिल्कुल 30s 40s पे नंबर आना, बिल्कुल पढ़ाई मत करना, घर वालों से बात ही नहीं करता था, हमेशा गुस्सा करना, गेट बंद कर देना. एंड देन ही एंड अप टू आई वांट टू एंड माय लाइफ. देन ही स्टार्टेड डूइंग एडिक्शन. गोलियां खाने लगा, गांजा पीने लगा. एंड देन ही मदर ब्रिंग्स. सिर्फ 14 साल का बच्चा. सिर्फ 14 साल का बच्चा. एंड जस्ट सी, वो अपनी लाइफ 6 महीने में एंड करने वाला था. एंड ही डजंट वांट टू लिव, क्योंकि अब वो नामर्द है, वो यूजलेस है. उसका इतना बड़ा टैबू था कि इज यूजलेस, ही इज नामर्द. बट एक्चुअली डजंट नो इट्स ओके. some days sex happens, some days sex doesn't happen. It's okay. बट जब नॉलेज ही अनकम्प्लीट हो, जब नॉलेज के डॉक्टर्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हो, तो फिर हम लोग फंसेंगे ही फंसेंगे. देन वी हैड अ चैट, वी हैव अ सेशंस, वी हैव मेडिसिन. Now he's okay. Now he's okay. He's engineer. Just imagine. और वो जो end up कर रहा था, now he has is a beautiful girlfriend he has. Now he's enjoying his life. It's all about timing. It's all about the knowledge. It's all about where you see yourself. अगर आपके knowledge complete हो ना सर, तो कोई आपको नहीं हरा सकता. एक और टर्म जो है आजकल बहुत फेमस है, बहुत प्रचलित है जेन जी में और यहाँ वहाँ, परफॉर्मेंस प्रेशर.
ये क्या है, इसकी वजह क्या है? इसको बता दें आप, अगर बता सके, या मैं आप बता दीजिए। परफॉर्मेंस प्रेशर, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पॉर्न देख करके किसी कोई वीडियो 1 घंटे का है या 30 मिनट्स का है और उसने उतनी देर तक सेक्स नहीं किया, किया। तो अगर उस टाइमिंग से कम है तो उसको परफॉर्मेंस प्रेशर कहते हैं। जैसे स्वाति जी ने उदाहरण दिया कि उस लड़की ने कहा कि तुम नामर्द हो, तो ऐसी इसी से जुड़ा हुआ ये शब्द है परफॉर्मेंस प्रेशर। परफॉर्मेंस प्रेशर इज नॉट बीइंग सफरिंग ओनली यंग्स, ये 20s भी सफ़र कर रहा है, 30s भी सफ़र कर रहा है। परफॉर्मेंस प्रेशर में आजकल हर कोई सफ़र कर रहा है, बट परफॉर्मेंस प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं हम कंपेयर करते हैं। एग्जैक्टली। हम अपने प्रीवियस पार्टनर से लोग कंपेयर करते हैं, रीसेंट पार्टनर्स को, या हम किसी पॉर्न मूवी से कंपेयर करते हैं, या हम किसी से हमें जनरली कोई नॉलेज देती है हम उससे कंपेयर करते हैं। द कंपैरिजन लीड टू द परफॉर्मेंस प्रेशर। वो आपको इतना एंशियस कर देती है, वो आपको इतना, मतलब आप जब सेक्स परफॉर्म कर जाओगे आप बिल्कुल हाथ पैर ठंडे हो जाना, थॉट ही नहीं आना, इरेक्शन ही नहीं होना, दैट्स ऑल लीड टू दी लो परफॉर्मेंस प्रेशर। और परफॉर्मेंस प्रेशर के कारण कितने लोगों ने, मैं आपको एक केस बताती हूँ, आप जान के हैरान होंगे, मैं हैरान थी ये केस सुनने के बाद। एक कपल आया और उसको पहले सेक्सुअल प्रॉब्लम था, उसने उसका ट्रीटमेंट लिया, वो ठीक हुआ, बट इन द मीनवाइल उसकी इतनी लड़ाई हो गई, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई कि वो अब सेक्स करने से डरता था। जब उसका परफॉर्मेंस प्रेशर आया उसके ऊपर कि नहीं, उसकी वाइफ ने कहा नहीं आई नीड इट, उसने करने गया, उसके नहीं हुआ, शी थ्रो हिम कंप्लीटली। आज जो कपल साथ में है, 25 ईयर्स हो गए शादी को, नो मेकआउट। ऐसा भी होता है। नो मेकआउट, गर्ल का बाहर नहीं है, लड़के का भी बाहर सेक्स नहीं है, बस परफॉर्मेंस प्रेशर उसे लगता है कि अगर मैंने अब करने गया और मैं नहीं हुआ तो मेरी फिर से इज्जत गिर जाएगी। 25 साल हो गए। 25 साल हो गए सर, और नो एक्स्ट्रा मैरिटल, नो नथिंग। द गर्ल यूजिंग द वाइब्रेटर्स और आपके एंड द वो मैन तो करता ही नहीं है। तो क्या ये प्रॉब्लम नहीं है कोई? ये प्रॉब्लम है, दैट्स कॉल्ड परफॉर्मेंस प्रेशर। परफॉर्मेंस प्रेशर लीड्स टू दिस थिंग, इतनी दूर तक ले जाता है। एग्जैक्टली, उसका डर आ जाता है, इतना फोबिया हो जाता है इस वर्ड से कि वो उसके सारे टेस्ट नॉर्मल होंगे तो भी नहीं होगा। उसने थेरेपी नहीं ली उस टाइम, उसने कोई साइकियाट्रिस्ट का उसको पता ही नहीं था। नाउ सफर्ड फॉर 25 इयर्स। साइकियाट्रिस्ट का क्या रोल देखती हैं आप सेक्स एजुकेशन या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है? मैं माँ बाप के लिए ये सवाल पूछ रहा हूँ जिनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम है इस तरह की, या उनको लगता है कि ऐसी कोई दिक्कत हो सकती है, तो उनके लिए साइकियाट्रिस्ट का रोल क्या है? साइकियाट्रिस्ट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो बातें आप कन्वे नहीं कर पाते या जो डेप्थ आप नहीं जान पाते अपने बच्चे के इन चीज़ों से सफ़र होने का, वो साइकियाट्रिस्ट उसको निकालता है। साइकियाट्रिस्ट आपके बच्चे की डेप्थ में हेल्प करता है कि क्यों सफ़र हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों इसका मूड में इतना डिटोरिएशन है, क्यों इसका मूड में इतना फ्लक्चुएशन है। उस टाइम साइकियाट्रिस्ट इज़ द मीडिएटर बिटवीन यू टू गाइज, between the parents and the kid. Psychiatrist से डरिए मत, मे बी मेडिसिन विथ थेरेपी विल हेल्प हिम टू कम आउट। मे बी वो आप साइकियाट्रिस्ट हेल्प करेगा आप दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाने के लिए, एक ट्रस्ट का ब्रिज बनाने के लिए जो ब्रेक हो गया है। कभी कभी हमें लगता है हमारा बच्चा सफ़र नहीं कर रहा है, ये नौटंकी कर रहा है, या ये बस पढ़ाई से भागना चाहता है इसलिए कर रहा है। मेरा क्वेश्चन है, पैदाइशी ऐसी है, पेट से सीख क्या है? नहीं, वो तो बिहेवियर बाद में बनता है, धरती तो पे कुछ तो ऐसा होगा जो सफ़र हो रहा है। मेरे हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के बिहेवियर को नोटिस करें, डे टू डे जो चेंज हो रहा है उस पर नोटिस करें कि पहले वो बहुत घूमता था, पहले दोस्तों से मिलता था, अब अलूफ हो रहा है। पहले वो पढ़ाई में कंसंट्रेशन लगता था, अब पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं लग रहा। पहले वो खेलने जाता था बाहर, अब वो खेलने कम जा रहा है। उसकी सर्चिंग, मोबाइल टाइम बहुत बढ़ गया है, उसका स्लीप डिटोरिएट हो रहा है, स्कूल में एब्सेंटीज ज़्यादा हो रही हैं। देन ऑफ कोर्स यू नीड मी, यू नीड साइकियाट्रिस्ट। लेकिन स्वाति जी, एक और मिथ कहूँगा मैं इसको, लोग आप साइकियाट्रिस्ट का नाम लेते हैं, लोग से अच्छा मानसिक प्रॉब्लम हो गई, पागल हो गया इंसान। लोग, ये भी सोसाइटी में हमारे एक थॉट है, आप माने या ना माने। नहीं, मानती हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं साइकियाट्रिस्ट से मिल रहा हूँ और ट्रीटमेंट ले रहा हूँ तो लोग कहेंगे अच्छा इसको दिमाग में कोई दिक्कत आ गई है। ऐसा क्यों है? पागलों का डॉक्टर बोले या
आप बिहेवियर डॉक्टर बोले, बट अगर मुझे लगता है अगर शरीर में ब्रेन ही नहीं चलेगा ना तो कुछ नहीं चलेगा। ऑब्वियसली। अगर आपका ब्रेन स्ट्रांग रहेगा तो बहुत चीज़ें स्ट्रांग रहेंगी। पहले लोग होता था कि पहले जब लोग कपड़े फाड़ते थे या भाग जाते थे या पूरे उल्टा सीधे बात करते तब साइकियाट्रिस्ट के पास आते थे। अब वो डेफिनेशन बदल गई है। अब लोगों को हर छोटा स्ट्रेस कब बड़ा हो जाता है ब्रेन में लोगों को पता ही नहीं चलता। वो तब पता लगता है जब वो अपने नॉर्मल बिहेवियर से दूर चला जाता है। मेरे पास बहुत बड़े सीईओज भी आते हैं जो नॉर्मल सुबह से शाम तक मीटिंग अटेंड करते हैं बट तब भी वो डिप्रेशन के शिकार हैं। और दे आर डूइंग गुड इन And they बिजनेस। are good in business. That doesn't mean they are not depressed. You have seen the example of Deepika Padukone. You have seen the example of Amir Khan daughters. You have seen the example of so many actors. Those suffered from depression. Still, they have a very good life, very good everything. Why they are suffering? Because technically, when your dopamine and serotonin level is low in the brain, you need a psychiatrist. अगर आपने ब्रेन को पावर नहीं देंगे तो शरीर को नहीं चला पाएंगे। ब्रेन इज द बेसिक, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। और आप ब्रेन के डॉक्टर से मत डरिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। हाँ, लोग डरते हैं। डरते, अब वो डर दूसरा है, पुराना था। अब साइकियाट्रिस्ट को, जैसे कि मैं मैरिटल काउंसलिंग देती हूँ, मैं प्री मैरिटल काउंसलिंग देती हूँ, मैं वुमेन मेंटल हेल्थ में मेरी स्पेशलाइजेशन है। अब एक हमने नया चीज़ स्टार्ट की, फैमिली मेंटोर। फैमिली की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डिस्कशन है, आप लोग आपस में नहीं कर रहे हैं तो साइकियाट्रिस्ट विल डू इट, क्योंकि आपको पता ही नहीं किसका ब्रेन क्या काम कर रहा है। एंड साइकियाट्रिस्ट विल जज इट एंड ही गोना हेल्प इट। नाउ आई थिंक ये टैबू अब धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है। आई एम गेटिंग वेरी सो मेनी पेशेंट्स। अब लोग डे टू डे बेसिस पे एक गोली खाने से भी नहीं डरते। अब लोग अपने ब्रेन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वो बात आपकी ठीक है। मैं ये पूछूंगा कि सेक्स एजुकेशन की एक सिंपल डेफिनेशन जो हमारे दर्शक हैं, माँ बाप हैं, वो समझ सके कि इसका मतलब क्या है सेक्स एजुकेशन का। सेक्स एजुकेशन की डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सेक्स को प्रक्रिया मत लीजिए, सेक्स को एक साइंस की तरह लीजिए। और अगर हम सेक्स एजुकेशन की एक बात कहें, इट इज़ अ नॉर्मल, it's an education that gives to their child or to anyone regarding the sexual behavior and the changes in the body. That's called sex education. हिंदी में एक बार आप बता दें हमारे। सेक्स एजुकेशन वो एजुकेशन है जो हम बच्चों को, बड़ों को या हम टीन एज को दी जाती है रिगार्डिंग सेक्स होता क्या है, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होती हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसको हम एक सेक्स एजुकेशन बोलते हैं। हमारे यहाँ जैसे कि कई बार बात होती है कि इसको करिकुलम में शामिल करना चाहिए, जरूर स्कूल लेवल करना पर चाहिए, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। लेकिन वो नहीं हो पा रहा। इस पर बहुत सारे विवाद हो जाते हैं, लोग पेरेंट्स से विरोध करने लगते हैं। गवर्नमेंट तो जो कर रही है कर ही रही है, लेकिन तो ये कैसे सही होगा, इसका क्या होगा, बदलाव कब आएगा, क्या वजह है इसकी? मुझे लगता है, अगर धर्मेंद्र जी मैं आपको सच्ची बताऊं, सबसे बड़ा स्कूल घर होता है। ऑब्वियसली पहली टीचर माँ होती है और सबसे बड़ा स्कूल घर होता है, ये कहा जाता है हमारे ये यहाँ। कहा जाता है। तो मैं आपको बोलूं, स्कूल में आ रहा है नहीं आ रहा, घर के स्कूल से शुरू कर दीजिए। अगर माँ बाप ही बच्चे को सिखाना शुरू कर दें या बात करना शुरू कर दें तो प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। बच्चे का सबसे पहला स्कूल होता है घर, और घर ही अगर सिखाने को रेडी है तो स्कूल में अपने आप ही आएगा। स्टार्टिंग यही होती है, पेरेंट्स आर नॉट रेडी, पेरेंट डजंट वांट टू डिस्कस, पेरेंट डजंट वांट टू से दिस यूज दिस टर्म। आप देखिए कितनी बार किसिंग सीन आता है पिक्चर में, तुरंत आंखें बंद करते, क्यों? किसिंग सीन आता है, कॉन्डम का ऐड आता है, क्यों? लोग चैनल क्यों? बदल देते हैं, बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर देते मत हैं। देखो मत देखो हाँ, मत क्यों? हाँ। दैट्स अ प्रॉब्लम। दैट्स आप ना बहुत दूर जा रहे हैं। आपने एक तरह से बच्चे की और क्यूरियोसिटी बढ़ा दी एग्जैक्टली कि क्या छुपाया क्या था? छुपाया गया मुझसे और क्यों छुपाया तो गया। क्यों छुपा रहे हैं? हाँ, और उससे क्या हुआ, वो चुपचाप जाके वहीं सर्च करेगा और वो गलत चीज में जाएगा। मुझे लगता है आप स्कूलों पे मत जाइए। अगर घर का स्कूल और घर में ही स्कूल की शिक्षा या जो पहला स्कूल होता है वहीं से स्टार्ट हो जाए तो अपने आप ही हर जगह शुरू हो जाए। तो आप कितना मानती हैं कि हर बच्चे के लिए सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है? एवरीवन, एवरी किड,
जिस तरीके से रेप केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से सेक्सुअल अब्यूजर्स बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से बुलिंग केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से एक फियर ऑफ मिसिंग आउट करके भी एक डिसऑर्डर है, जिस तरीके से बच्चों में डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ रहा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है हर किड नो अबाउट सेक्स, हर किड को एक सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए. अदरवाइज वी विल एंड अप इन अ बिग मेस. Not now, after some years you will see everyone gonna addicted to the porn movies. Every child will become addicted to the all those things just because incomplete knowledge. मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि हर बच्चा अलग होता है, सबके थॉट्स अलग होते हैं, सबका जीने का तरीका अलग होता है, सबका माइंड अलग होता है. इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि कितने बच्चों को चाहिए, क्या ऐसे बच्चे होते हैं जो इतना इंटेलिजेंट इनफ होते हैं जो समझें चीज़ों को? ऐसा कोई बच्चा नहीं होता धर्मेंद्र जी जो इंटेलिजेंट इनफ हो. जो बच्चे कुछ लोग होते हैं जो सीख जाते हैं, जो अपने आप सीख जाते हैं, और कोई कोई गोल ओरिएंटेड होते हैं, या कोई कोई अपने चीज़ों में इतने व्यस्त होते हैं कि वो सीख जाते हैं. बट फंसता तो हर कोई है, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं फंसता. चाहे वो अपनी प्यूबर्टी को लेके हुआ, चाहे वो प्री मेंस्ट्रुअल इजैकुलेशन हुआ, चाहे ईडी हुआ, चाहे ऑल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, तो वो फंसता तो हर कोई है. जैसे कि बहुत लोग, अगर सेक्स एजुकेशन के बारे में बात होगी तो ये पता लगेगा कि स्ट्रेट, लेस्बियन, गे होना भी नॉर्मल है. वो भी एक टैबू था हमारे, अभी भी है समाज टैबू में. था, टैबू है. टैबू है वो. I cannot take the name of that CA. She's a very big CA, very big CA. उसकी गर्ल इज अ लेस्बियन. ओ. एंड एक सहज योग होता है, एक हाँ, संस्था होती है, सुना है सहज योग. उसमें चक्रास पे काम करते हैं. शी डिडंट एक्सेप्ट इट. कहती है उसका वो चक्रा खराब है और मैं उस चक्रे को ठीक करूंगी. और जस्ट आई एम सेइंग educated person have this problem. She came to me 2 years back when I said you have to accept it. No, I'll work on chakra and she will be fine. She came 3 months back and she's still on the same path. कोई फायदा नहीं. कोई फायदा. That's a biological. DNA है. That's normal. गे और होना सब बायोलॉजिकल ही है, कोई बनता नहीं है. कोई ट्रॉमे से बना तो अलग बात है, बट कुछ जब चीज यू हैव टू एक्सेप्ट. अगर सेक्स एजुकेशन मिलेगा तो इन चीज़ों की भी वैल्यू आएगी. जो बिल्कुल दूर कर दिया है, लोग डिस्कस नहीं कर जाते, लोग अपने गेशिप को छुपाने के लिए गलत शादी कर लेते हैं, बच्चा कर लेते हैं, लाइफ हेल्प करते हैं, लाइफ हेल्प कर लेते हैं, बट स्टिल दे डू इट. सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इन लोगों की भी वैल्यू है. गे और लेस्बियन होना उनके हाथ में नहीं है. आफ्टर ऑल उनकी गलती नहीं है. उनकी गलती नहीं है. स्ट्रेट होना या गे लेस्बियन, दैट्स नॉर्मल. नेचर है. दैट्स नेचर. बायोलॉजिकली लेके आए. व्हाट्स हार्म इन दिस? नथिंग. लेकिन उनको बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता है. एग्जैक्टली. क्यों? दैट्स ऑल अबाउट सेक्स एजुकेशन. है ही नहीं, पता ही नहीं है. दुनिया में हमारे लिए, और वैसे भी सोसाइटी में हमारे, दुनिया में, देश में हमारे खास तौर से सिर्फ 2 ही जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल. बस. अगर कोई थर्ड जेंडर है तो आप उसकी लाइफ देख लीजिए. उसको किस दृष्टि से लोग देखते हैं वो देख लीजिए. मजाक बनाते हैं तो उसको कभी पढ़ाया ही नहीं गया. नामर्द बोलते हैं. और भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, बहुत गंदे शब्द हैं. आई डोंट वांट टू यूज, हाँ, वो हम नहीं यूज करना बट दैट्स अ प्रॉब्लम. बट मुझे लगता है नहीं, अगर सेक्स एजुकेशन होगा तो लोगों को पता रहेगा दैट्स ऑल बायोलॉजिकल. दैट्स उनकी कोई गलती ही नहीं है, बट लोग नहीं करना चाहते. अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका आप जवाब दीजिएगा. किसी बच्चे को पोर्न देखने की आदत लग गई है, किसी बच्चे को पोर्न देखने की आदत लग गई है, तो माँ बाप क्या करें? दिस इज वन टाइप ऑफ द एडिक्शन. इसे एडिक्शन बीमारी ही बोलते हैं. चाहे वो पोर्न देखने की आदत हो, चाहे किसी सब्सटेंस का एडिक्शन हो, चाहे वो मोबाइल देखने का एडिक्शन, दैट्स कॉल्ड एडिक्शन. अगर ऐसा कोई भी एडिक्शन से कोई भी बच्चा सफ़र कर रहा है, you have to take immediate help to nearby or psychiatrist. इसका इलाज है, इसमें थेरेपी दी जाती है, उनको पॉर्न मूवी से हटाया जाता है, उनको नॉर्मल वर्ल्ड में लाया जाता है. पॉर्न मूवीज़ के डीमेरिट्स और मेरिट्स बताए जाते हैं, उसकी सेक्सुअलिटी पे बात की जाती है, कुछ मेडिसिन दी जाती है जिसके उसको एडिक्शन कम होता है, और थेरेपी दी जाती है टू कम आउट. एंड यू हैव टू हाउ टू नर्चर योर लाइफ इन अ बेटर वे
उसमें ये किया जाता है. बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई सफ़र कर रहा है तो यू हैव टू मीट नियर योर साइकियाट्रिस्ट. डोंट अफ्रेड फ्रॉम देम. किसी बच्चे को सेक्स की लत लग गई, जैसे आपने कहा बॉडी काउंट वाला, उसको वो लत लग गई है सेक्स की, दैट्स ऑल एडिक्शन. तो उसके लिए क्या है? Same. You have to come to the psychiatrist. You have to take the therapy. You have to take medicine. You have to come. डरिए मत. आप एडिक्शन नहीं हटा सकते. आप घर के अंदर बंद कर देंगे, गुस्से में एक दो चपेड़ मार देंगे, लैपटॉप वगैरह छीन लेंगे, एडिक्शन हट जाता है? दारू का एडिक्शन आप हटा सकते हैं किसी के अंदर से? उसे बंद करके रख के छूट जाएगा? नहीं. यू हैव टू टेक ट्रीटमेंट. आप रिहैब भेजते हैं. सेम वे ऐसे एडिक्शन. दिस ऑल एडिक्शन पार्ट ऑन दी वन. एडिक्शन आपका एक ही ब्रेन के एक ही पार्ट पे काम करता है. फॉर दैट यू हैव टू कम टू द साइकियाट्रिस्ट. टेक द ट्रीटमेंट, टेक द ड्रग एंड द एडिक्शन विल गो. डोंट अफ्रेड. मतलब अगर उसको कोई भी बुरी लत है बच्चे को, आपके पोर्न देखने की या सेक्स पॉर्न, की, मूवी, फोन देखने की, कुछ भी है, यू हैव टू कम टू साइकियाट्रिस्ट. और वो चीजें सही की जा सकती सही बहुत reverse की जा आराम सकती से की जाती है, रिवर्स की जाती है. इतनी अच्छी अच्छी थेरेपीज होती है जिसमें हम सीबीटी एवर्जन थेरेपीज होगी, जिसमें हम बच्चे को उसको नेचुरल लाइफ की इंपॉर्टेंस बताई जाती है. इसकी भी इंपॉर्टेंट आ जाती है, कब देखना है, कैसे देखना है, क्या करना है, एवरीथिंग. बिकॉज में पेरेंट्स शायद उतनी क्षमता नहीं रखते या इतना बोल नहीं पाते या उनको समझाने का तरीका नहीं आता. टीच फ्रॉम योर नियर बाय साइकियाट्रिस्ट एंड देन डू इट. ये तो बात हुई सेक्स एजुकेशन पर. मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो सवाल आते हैं पेरेंट्स के दिमाग में और बच्चों के, उन पे हमने सब पर बात की है. अब मैं स्वाति जी से गुड पेरेंटिंग पर बात करूंगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. बच्चों को लोग माँ बाप तो बन जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि बच्चे को कैसे पालना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे उसे बड़ा करना है. तो स्वाति जी, मेरा यही सवाल है कि गुड पेरेंटिंग क्या है? पता है, कुछ भी गुड पेरेंटिंग नहीं होती. अच्छा, लेकिन ये टर्म तो है गुड पेरेंटिंग, बैड पेरेंटिंग. मुझे लगता है हर बच्चा यूनिक होता है. हर बच्चे की एक क्षमता होती है. हर एक बच्चे की अपनी खूबी होती है. हर बच्चा अपने साथ अपनी एक यूनिकनेस लाता है. बस जिस पेरेंट्स ने वो समझ लिया, वो गुड पेरेंटिंग होती है. अगर मैं बोलूं कि वो बेटा आईएएस बन गया और मेरा बच्चा नहीं बना, दैट्स कॉल्ड नॉट अ गुड पेरेंटिंग. कंपैरिजन नहीं. कंपैरिजन नहीं करना. फर्स्ट थिंग द बैड पेरेंटिंग इंक्लूड्स, अगर आप मुझसे सुनना चाहें, दैट इज कंपैरिजन. यू आर नॉट अलाउड टू कंपेयर योर चाइल्ड. जैसे कि इस हाथ की 5 उंगलियां सेम नहीं होती, ऐसी बच्चे होते हैं. हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा खूबसूरत है. बट अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो आप उस बच्चे का सेल्फ एस्टीम तोड़ रहे हो, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस ब्रेक कर रहे हो. वो बच्चा दोबारा खड़े होने में डरेगा, वो अपनी बात रखने में डरेगा. लेकिन हमारे यहाँ तो स्वाति जी, आपने कहा कंपेयर नहीं करना. हमारे यहाँ तो शुरुआती कंपेयर Exactly. कंपैरिजन मस्ट हो गया इंडिया की मैं फैमिली. खुद सफर करी हूँ. अच्छा, मैं औरों को क्या बताऊँ. माई पेरेंट डजंट नो. माई पेरेंट इज नॉट अ बैड पेरेंट एट ऑल. उनका एक ही ड्रॉबैक है, क्योंकि उनने ये सीखा था कि कंपैरिजन करना. बट कहते हैं ना, जब उनने मुझे कंपेयर किया, आई वॉज 70% होल्डर एंड माई फ्रेंड इज 95% होल्डर. रिचा जी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, देहरादून में रहती हैं, और मेरी लंगोटिया यार है. और बहुत कंपैरिजन हमारा उनके साथ होता था. तो उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी होती थी, बहन जी पढ़ती थी, हो जाता था. बट आई वाज लाइक, मुझे टाइम लगता था. तो शुरू में बहुत कंपैरिजन हुआ. देन माय फादर फाउंड इट्स ओके. बहुत हो गया, बहुत हो गया. मे बी उसकी यूनिकनेस घर में जेलिंग करना ही है. उसकी यूनिकनेस डांस में आना ही है. उसकी यूनिकनेस है कि वो, अगर वो है तो रौनक है. ये उसकी यूनिकनेस है. और जब उनने समझा तो मेरे के अंदर बूम आया. मेरे को उन्होंने MBBS में एडमिशन कराया. मैं खुद बोलना चाहूँगी, मैं गवर्नमेंट से पढ़ी हुई नहीं हूँ, मेरी पेड सीट थी. और उनने मुझे MBBS में एडमिशन कराया. उस ज़माने में कराया जब उनके पास पैसे नहीं होते थे. जैसे तैसे करके अरेंज करा. आई जम्प द बाउंड्री एंड रैन अवे.
मैं भाग गई थी, मुझे आज भी याद है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मुझे इतनी सारी बुक्स पकड़ा दी, कैडेवर पकड़ा दिया, हड्डियाँ पकड़ा दी, और मैं बिल्कुल ही पढ़ाकू नहीं थी। मुझे पता चला, मैं किसी डॉक्टर से मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि बड़ी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, उनको सीने पर रख के सोना पड़ता है, मेडिकल वालों की ये हालत होती है पढ़ाई करने फर्स्ट की। ईयर में मैं 20 बुक आफ्टर ऑल दैट आप एक अच्छी साइकेट्रिस्ट है, तो बहुत मेहनत की होगी, ये समझ सकता हूँ, बहुत। ये मैं एंड समझ सकता हूँ। दर्शकों को बता दूं कि बहुत अच्छी साइकेट्रिस्ट है स्वाति जी, तो कितनी मेहनत की होगी आप समझ सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने जंप कर गई थी पहले ईयर में, इस जोश में एक एनाटॉमी में एक सर ने मेरी 1 नंबर से बैक भी लगाई। एंड मेरा फादर आए, सिक्किम में थे वो, ही लैंड अप एंड ही केम एंड ही सेड, मुझे आज भी वो डायलॉग याद है, एंड आई वुड से आई एम द लकीएस्ट डॉटर, कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं। उन्होंने मुझे बोला कि अरे बैक आ गई, अब तू अच्छी डॉक्टर बन जाएगी। एंड वो मुझे कॉफ़ी पिलाने ले गए। आई एम द ओनली वन, उस ज़माने में सीसीडी होता था, और मैं सीसीडी में बैठ के कोल्ड कॉफ़ी पी रही हूँ, इसकी बैक आ रखी, एंड आई एम द हैप्पीएस्ट। लेकिन उस दिन जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है, ओह, आई गॉट डिस्टिंक्शन 2nd ईयर, 3rd ईयर एंड 4th ईयर। ये उसी बिहेवियर का उसी रिजल्ट था। behavior का था। और उसी में कोई होता जो अपने बच्चे को शायद डांटता, फटकारता, कहता कि मैंने इतने पैसे लगा दिए, तुमने बर्बाद कर दिए, तो शायद वो बच्चा क्विट कर जाता। और शायद ब्लैंकेट में चला जाता अपने, वो ऐसा ब्लैंकेट जिसको हटाने के लिए कितने टाइम लग जाता, और वो ऐसा बोंगा कि यार फील्ड से तो डरना ही नहीं है, घर वाले तो वैसे भी खड़े हैं। और उसके बाद आई हैव नेवर सीन अ बैक लाइफ इन माय लाइफ। ये ताकत होती है, ये ताकत थी, पॉजिटिव थॉट की। पॉजिटिव थॉट की। और मैं उस टाइम आई फील अमेज्ड। तो आपने ये कब सोचा? एमबीबीएस करते हैं लोग, बहुत सारे ब्रांचेस होती हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, ये वो, सर्जन वर्जन जो भी होता है, आई डोंट नो, ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो आपने साइकेट्रिस्ट बनने का कब और क्यों सोचा? इसकी कोई कहानी? सच्चाई बताओ, मैं जब रूम में गई, मैं साइकेट्री में सब 6 महीने की सफदरजंग से मैंने जेआरशिप की थी। जूनियर रिसर्च फेलोशिप। हाँ, जूनियर हमारी रेसिडेंसी होती है, और मेरे को तभी समझ में आ गया था कि यही मेरी स्ट्रीम है। बट जब मैं साइकेट्री में गई तो मुझे गायनी मिल रही थी, तो मैं पता हाँ, नहीं, मोस्ट ऑफ द फीमेल डॉक्टर्स गायनी हाँ, करती तो हैं। भगवान की दुआ थी, क्या था मुझे नहीं पता। मैं माता जी को बहुत करती हूँ, तो शायद माता की दुआ थी, और मैंने बोल दिया मुझे साइकेट्रिस्ट बनना है। एंड मैं बाहर आई एंड आई टोल्ड माय फादर आई बिकेम साइकेट्रिस्ट। ही बिकेम एंगर कि गायनी मिल रही थी, कौन छोड़ता है गायनी, रेडियो मिल रही थी वो भी छोड़ दी, और साइकेट्रिस्ट बन गई। बट माय फर्स्ट क्लाइंट इज माय पापा। अच्छा, क्यों? ही वेंट एंड जब वो मेरे से गुस्सा हो गया, उन्होंने मुझसे कितने दिन बात नहीं करी, और जब मैं अपनी साइकेट्री कंप्लीट करके आई, देन ही वेंट टू डिप्रेशन। इनकी बहुत बड़ी फाइट थी उनकी किसी चेयरमैनशिप की, एंड ही लॉस्ट इट, and he went to depression and he has suicidal thoughts. Really? And he was my first patient, and then he said it कि तू साइकेट्रिस्ट बनी है ना मेरे लिए। बहुत अच्छा किया तुमने। बस मैं ये जानना चाहता हूँ स्वाति जी कि बच्चे आजकल बहुत सारे, कुछ बच्चे बहुत एंजाइटी होती है, बहुत गुस्सा करते हैं बच्चे, कुछ बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, तो उनका कैसे हैंडल किया जाए ऐसे बच्चों? मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ पहले धर्मेंद्र जी। बच्चा जो है ना, खुली किताब होता है। बच्चे को थप्पड़ मार के, गुस्सा करके, कंपेयर करके, या उनके सवालों के जवाब वो जो रोज़ पूछते हैं वो ना दे के, या उनको हमेशा एक प्रेशर डाल के, बच्चे के अंदर एक अजीब टाइप की जंग पैदा हो जाती है। आपको पहले अपने बच्चे का दोस्त बनना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपकी चीज़ बताऊँ, आपने ये तो पूछ लिया कि जब इरिटेबिलिटी हो तो क्या करना है, बट मेरा क्वेश्चन है कि इरिटेबिलिटी हुई क्यों, ऐसा क्या हुआ जो उसके अंदर लेके आया? पैदा होकर तो नहीं बोला होगा मुझे गुस्सा आ रहा है, तो ऐसा क्या फंसा? क्या होता है ना जी, पेरेंट्स ना बच्चों पे अननेसेसरी प्रेशर, अननेसेसरी। आप अगर बच्चे के दोस्त बन जाओगे, अगर उससे रोज कम्युनिकेशन करोगे, उस पर प्रेशर नहीं डालोगे, उसका गोल अपना गोल मानोगे, उसके लाइफ का हीरो बनोगे, उसके साथ आउटडोर एक्टिविटी करोगे, तो उसके अंदर इरिटेबिलिटी तो आएगी ही नहीं आएगी। और स्टिल अगर आ रही है तो फर्स्ट यू थिंक व्हाई ही इज इन ट्रबल। उसे एजिटेशन, गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या उसको परेशानी हो रही है, क्या बॉदरिंग हो रही है, कुछ चीज़ तो है जो फंस रही है उसके अंदर जो हमें नहीं मिलता। वर्क ऑन व्हाई ही इज गेटिंग एजिटेटेड, व्हाई ही इज सफरिंग, और तब स्टार्ट स्पेंडिंग द गुड टाइम विथ योर चाइल्ड।
विथ 1 hour एवरी डे। मे बी आपको उस टाइम कंफर्टेबल शूज ना मिले, मे बी आपको आपसे बात ना करे, इट्स ओके, वेट। दिस नॉट अ 1 day process, this is almost a 2-3 months process. Try to spend the good time with him as a family time, then understand his irritability. But still if they're stuck and you don't know how to come out, go to the psychiatrist. कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, बहुत सारा विवाद इस पे होता है, पेरेंट्स चाहते हैं कि पढ़ाई करे, बच्चे का मन नहीं लगता, उसका नेचुरल होता है कि नहीं मुझे पढ़ना नहीं है, तो क्या करें? शेफ का प्रोफेशन आप क्या समझेंगे? नहीं, वो तो अब हो गया, आज से पहले तो कभी कोई प्रोफेशन था शेफ हो गया, सिंगर हो गया। आजकल अगर कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तो क्या चीज़ है जो उसको रोक रही है? इट्स ओके वो नहीं पढ़ना चाहता, तो उसके गोल्स पे काम करो। वो अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहता है, वो स्कूल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहता है। अगर देखिए, ये सब इसलिए आता है क्योंकि उसकी लाइफ में कोई हीरो नहीं है। ओके। अगर मुझे पता है मुझे ऐसा बनना है तो मैं कैसे भी बनूंगी। आप उसकी लाइफ में एक हीरो तो जनरेट करिए। सबसे पहला हीरो होता है किसी के लिए भी उसके मम्मी पापा में से कोई भी एक आदमी, कोई भी हो सकता है, बिल्कुल। वो बहुत पॉजिटिव फिगर होनी चाहिए। अगर वो फिगर स्ट्रांग है तो बच्चा गोल ओरिएंटेड या पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। उसकी वो फिगर वीक है इसलिए वो पढ़ाई में नहीं लगता। बट पढ़ाई में मन ना लगने के बहुत रीज़न हो सकते हैं। पहला, उसको कोई बॉदरिंग हो रही है, या उसका दिमाग कहीं और जा रहा है, या उसकी रुमिनेशन ऑफ थॉट आ रहा है, या उसे पढ़ाई समझ में नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं वो डिप्रेशन में जा रहा हो किसी बात से, या स्कूल में वो बुलीड हो रहा हो, या उसके अपने ही दोस्त नहीं बन रहे, या वो स्ट्रगल कर रहा हो। तो यू हैव टू वर्क ऑन ऑल दीज थिंग इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू स्टडी। बट मुझे लगता है अगर कोई स्टडी नहीं कर रहा तो आप देखिए उसकी लाइफ में कोई प्रोफेशनल गोल है भी या नहीं, कोई हीरो है भी या नहीं। अगर है तो आई डोंट थिंक सो कि वो फंसेगा कभी। तो कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों पर अपने ड्रीम थोपते हैं। मैं नहीं बन पाया आईएएस, कोई बात नहीं, बेटा बनेगा मेरा, बेटी बनेगी। ये कितना सही है? एक तारे ज़मीन पर एक डायलॉग था कि अपने एम्बिशंस का वजन अपने बच्चों के कंधों पे मत डालिए, वो कंधे टूट जाएंगे। आप आईएएस नहीं बने तो बच्चों को मत बनाइए। एक पेशेंट आया था मेरे पास, वो बहुत देर तक बोलता रहा इसके नंबर नहीं आए, नंबर नहीं आए, नंबर नहीं आए। मैं से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, सिर्फ नंबर? उसका बेटा खड़ा होकर बोलता है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मोदी बन जाओ, कल बनोगे? सही बात है। पहले आप मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी कर लीजिए, मैं आपकी कर लूँगा। तो एक्सपेक्टेशन डजंट कम इन वन वे, एक्सपेक्टेशन कम इन बोथ वेज। आप कैसे उस पर डाल सकते हैं? मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देती हूँ जो पेरेंट्स ऐसे होते हैं। भगवान जी ने आपको बस 20 कुछ साल पहले भेजा है। ह्यूमन बीइंग वो भी है, ह्यूमन बीइंग आप भी। तो डोंट प्रेशराइज देम, डोंट पुट योर ड्रीम्स ऑन हिम। ये अपना इंडिविजुअल है, उसके अपने ड्रीम्स हैं, अपनी चीज़ें हैं, उसको फ्लेयर अप होने दीजिए, उसके पंख मत काटिए। कोई बच्चा डिप्रेशन में है तो क्या करें? डिप्रेशन के बहुत रीज़न है। बच्चों का डिप्रेशन अलग होता है। बच्चों के डिप्रेशन में लो मूड नहीं होता। बच्चों के डिप्रेशन में इरिटेबिलिटी आती है, एंगर आता है, स्टबर्ननेस आती है, डिक्रीज कंसंट्रेशन होता है, हर बात में वो भागते हैं, अलूफ हो जाते हैं, लोगों से मिलना बंद कर देते हैं। अगर डिप्रेशन में फंस रहे हैं और अगर वो माइल्ड है तो आई वुड से यू शुड वर्क ऑन हिज स्लीप पार्ट। उसके मोबाइल सोशल मीडिया थोड़ा कट ऑफ कर दीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दीजिए, उसको हेल्दी फूड दीजिए, उस टाइम मीठा वगैरह मत दीजिए, और उसकी एक आउटडोर एक्टिविटी स्टार्ट करवा दीजिए। बट अगर स्टिल आपने ये प्रैक्टिस 3 वीक्स कर रही हैं और अगर आप तब भी फंस रहे हैं तो आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। अब मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आप पेरेंटिंग के 5 गोल्डन रूल अगर बताना चाहें हमारे दर्शकों को, क्या हो सकते हैं जिससे एक गुड पेरेंटिंग या अच्छी पेरेंटिंग आप जो कहती हैं वो कर सकें लोग? पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि लाइफ में एक सर्कल जो मैं सबको बताती हूँ, शुरू के जो 7 साल होते हैं ना बच्चों के, उसमें आप सिर्फ प्यार दीजिए। नेक्स्ट 7 ईयर्स में नॉलेज दीजिए और उनको सिखाइए। जो लास्ट 7 ईयर्स होते हैं और उसके आगे, जो उसके नेक्स्ट 7 ईयर्स के आगे के ईयर्स, उसमें एडवाइस दीजिए, सुपर इम्पोज मत करिए। एडवाइस और सुपर इम्पोज में फ़र्क होता है। तो पहले 7 साल में अनकंडीशनल प्यार दीजिए, नेक्स्ट 7 ईयर्स में खूब सिखाइए, थर्ड 7 ईयर और बियॉन्ड उसको सिर्फ
एडवाइस दीजिए, सुपर इम्पोज मत करिए, पहली चीज। दूसरी गोल्डन रूल होता है, फर्स्ट होता है कम्युनिकेशन। अपने बच्चे से रोज बात करिए, विदाउट टीवी, विदाउट मोबाइल, उसके साथ एवरी डे हाफ एन आवर बिताइए। सेकेंड होता है नो कंपैरिजन। नो कंपैरिजन मतलब नो कंपैरिजन एनी सेंस। लव हिम अनकंडीशनली। थर्ड इज लव हिम अनकंडीशनली। फोर्थ, उसके पहले दोस्त बनिए, उसके गोल को अपना गोल बनाइए। फिफ्थ, उसके लाइफ में आप हीरो बनिए। These are the golden rules. If you follow any parent, they will never come to us. स्वाति जी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट वाला को टाइम देने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि स्वाति जी से जो बातचीत हुई है, चाहे वो सेक्स एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो गुड पेरेंटिंग को लेकर हो, वो कहीं ना कहीं हर माँ बाप की मदद करेगी। और हम चाहेंगे कि आप हमारा ये पॉडकास्ट देखें, आपके जो और भी सवाल मन में आ रहे हैं वो बताएं, ताकि हम दोबारा जब कभी स्वाति जी से बात करें तो उन सवालों को हम इनके सामने रख सकें, उनका जवाब मिल सके आपको। हमारे चैनल पॉडकास्ट वाला को देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।